गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हम लोग सॉलिड स्टेट के सॉल्यूशन चैप्टर में अभी हैं। और पिछले वीडियो में आपको मिला होगा हेनरीज लॉ का एक्सप्लेनेशन। हेनरीज लॉ पर हम लोग ने पूरा डिस्कशन किया था। वो पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो हेनरी लॉ पर बेस्ड था। आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज थोड़ा सा पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर होता क्या है और वेपर प्रेशर का मतलब हुआ प्रेशर ड्यू टू वेपर, ये बात हुई। लेकिन वेपराइजेशन, इवापोरेशन या वेपराइजेशन किसका होता है? लिक्विड का होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कोई एक कंपोनेंट, सॉल्यूशन का जो एक कंपोनेंट होगा वो लिक्विड होगा। और जब एक कंपोनेंट लिक्विड होता है, खास करके सॉल्वेंट लिक्विड होता है, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन तो मैंने लिखा भी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इस पर हम लोग आज पूरे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे या उसका मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में। और रॉल्ड्स लॉ, कुछ वेपर प्रेशर से रिलेटेड रॉल्ड्स लॉ है, वो कुछ लॉज हैं जिसको हम लोग एक स्पेसिफिक लॉ है रॉल्ड्स लॉ, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है, मैंने आपको कहा था लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हुआ, ये जो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसका कुछ मीनिंग होता है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हुआ दो पॉसिबिलिटी, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का मतलब हुआ बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड, कंपोनेंट्स आर लिक्विड। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। और एक हो सकता है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, जिसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट तो सॉलिड है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। तो ये कहलाता है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में दो पॉसिबिलिटीज हुई, एक लिक्विड इन लिक्विड और दूसरा सॉलिड इन लिक्विड। तो लिक्विड जो होते हैं वो इनका इवापोरेशन होता है। लिक्विड जो भी होते हैं उनका स्पॉन्टेनियस इवापोरेशन होता है, स्पॉन्टेनियसली इवापोरेट्स। और किसी लिक्विड का इवापोरेशन का रेट बहुत स्लो होता है और किसी का बहुत फास्ट होता है, ये नेचर पे डिपेंड करता है। तो कोई भी लिक्विड होगा उसका इवापोरेशन होगा, और उसका इवापोरेशन होगा तो उसके ऊपर उसके वेपर जमा होंगे, और अगर हम उसको क्लोज कर दिए तो उसके ऊपर पूरे वेपर जो है वो जमा होने लगेंगे। तो यही बात हमको यहाँ करनी है कि वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। तो हम इसको दो हेडिंग में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करते हैं जहां सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों ही कंपोनेंट्स लिक्विड है, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लें कि ये वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर होता क्या है ये समझना होगा। वेपर प्रेशर का लिटरल मीनिंग हुआ प्रेशर ड्यू टू वेपर, प्रेशर ड्यू टू वेपर। अब ये वेपर प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू वेपर का मीनिंग कैसे हम समझते हैं इसका, ये समझना है हमको। सपोज कीजिए कि कोई लिक्विड हमने लिया, लिक्विड लिया, तो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स अपने आप इवापोरेट होते रहेंगे, इवापोरेट होते रहेंगे। इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप इवापोरेट होते रहेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि
surface molecules spontaneously undergo evaporation। आप समझते हैं इवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो किसी भी टेम्परेचर पर होता है और एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पर होगा, इसके लिए हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये कहलाता है इवापोरेशन। इवापोरेशन अगर होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकल रहे, अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन सिस्टम है तब तो इसका वेपर इसके ऊपर कलेक्ट होगा ही नहीं। ओपन सिस्टम में, इन ओपन सिस्टम वेपर प्रेशर इज नॉट एक्सर्टेड, वेपर प्रेशर इज नॉट एक्सर्टेड। चलिए एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया कि सिस्टम को क्लोज होना चाहिए, तभी जाके हम वेपर प्रेशर महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हम क्लोज कर देते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया और इसमें लिक्विड भर दिया है, ठीक है, और इसको क्लोज भी कर दिया है, इसको क्लोज भी कर दिया मैंने। तो इसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वेपर में कन्वर्ट होंगे, और जब वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, ये वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ डिपॉजिट होंगे। मैं इसको लिख देता हूँ कि ये वेपर है, वेपर ऑफ liquid is collected over it, इसके ऊपर वेपर जमा होगा। अब जो ये वेपर जमा हो रहा है, इस वेपर में ये इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन कब तक होगा? ऐसा तो नहीं है कि इवापोरेशन हमेशा होता रहेगा, कुछ समय होगा जिस समय तक ये कोई इवापोरेशन हो सकता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ एक बैरोमीटर लगा देना चाहते हैं। एक बैरोमीटर का नाम आप सुने होंगे। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर को मेजर करता है, और वह प्रेशर को मेजर करके ये इंडिकेट करेगा कि प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है या कांस्टेंट हो गया। ये ओपन रहता है ये माउथ, और ये क्लोज रहता है। इसमें भरा हुआ है मरकरी, इसमें मरकरी भरा होता है, इसमें मरकरी भरे हुए हैं। तो समझ लीजिए पहले कि शुरू में जब इवापोरेशन होगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से ये लेवल नीचे आएगा, ये लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा, और नीचे आते आते एक ऐसा समय आएगा कि यह एक कांस्टेंट हो जाएगा। जब इसका लेवल कांस्टेंट हो जाए तब हम कहेंगे कि अब इवापोरेशन जो नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय भी इवापोरेशन हो रहा है। हो क्या रहा है कि जितने मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं उतने ही वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो उस समय भी इवापोरेशन जारी है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन लेवल ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर becomes constant, then we say that rate of evaporation ये बराबर है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, कि जितने मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट भी हो जा रहे हैं। तो अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। इस केस में
जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, प्रेशर exerted due to vapor collected over the liquid. In this case is the equilibrium vapor pressure. उसको हम लोग इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कहते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या सीधे वेपर प्रेशर कहेंगे। तो सीधे वेपर प्रेशर कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि प्रेशर ऑफ द वेपर एट एनी टाइम, ऐसा नहीं है। ये हम क्लोज करेंगे उसको, और जब इवापोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाएगा, उस समय जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज द वेपर प्रेशर, दैट इज द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और हम उसी को कहते हैं कि ये उस लिक्विड का वेपर प्रेशर हुआ। और इसी तरीके से जितने भी लिक्विड्स हैं सबका वेपर प्रेशर निकाला जाता है, और वो वेपर प्रेशर उस लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब हम उस वेपर प्रेशर के डाटा के बेसिस पर हम उस लिक्विड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये डाटा बदलेगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्योर लिक्विड। एक प्योर लिक्विड का वह कैरेक्टरिस्टिक होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो जो वेपर प्रेशर का वैल्यू है, कौन सा वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, वो कांस्टेंट होता है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और हम उसके बेसिस पर लिक्विड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस लिक्विड को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, हम पहचान जाएंगे कि वही लिक्विड है। वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम इसको स्टार देकर लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड इज always constant at constant temperature, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर निश्चित कांस्टेंट होगा, और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस डाटा के बेसिस पर। तो ये वेपर प्रेशर की बात हुई। वेपर प्रेशर का मतलब हुआ कि अब ये वेपर प्रेशर एक बार निकाल लिया गया और यही डाटा बार बार यूज किया जाएगा, ये कांस्टेंट होगा। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, एनटीपी एसटीपी की बात करते हैं, तो उस पर वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, और हम उस डाटा का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। तो ये किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात हुई। बहुत पुरानी बात है, एक साइंटिस्ट हुए फ्रांकोइस मार्टे राल्ट, सीधे हम लोग राल्ट्स के नाम से जानते हैं। 1886 ईस्वी में उन्होंने इसको क्वांटिटेटिवली स्टडी किया। इन 1886 एक साइंटिस्ट हुए फ्रांकोइस मार्टे राल्ट। ये साइंटिस्ट हुए, स्टडीड द relationship between vapor pressure and mole fraction quantitatively। मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, उन्होंने उसको बड़ा ही माइन्यूटली स्टडी किया, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप उन्होंने स्टडी किया राल्ट ने,
और उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको रॉल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं, और वह रॉल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स उसमें होंगे उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। according to Raoult's law, vapor pressure is directly proportional to mole fraction of volatile component। ऐसा कहना है। हम एक जनरल ही स्टेटमेंट लिखते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो उड़ने वाला हो। ऐसा नहीं कि जो उड़ने वाला नहीं है उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो वेपर में जाने वाला है वो वोलेटाइल कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे। जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स तो वेपर में जाएंगे ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए एक सॉल्यूशन, सपोज ए बाइनरी सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। एक बाइनरी सॉल्यूशन है ए एंड बी का। दोनों कंपोनेंट्स बोथ ए एंड बी आर वोलेटाइल लिक्विड। ये दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है। तो आप समझ गए होंगे कि इस केस में, इसमें अगर हमने ए और बी का मिक्सचर डाला है, ए और बी का एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, और इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं, तो इसके वेपर फेज में दोनों के मॉलिक्यूल्स आएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। इस वेपर फेज में दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि वेपर प्रेशर ए पर भी डिपेंड करेगा और बी पर भी डिपेंड करेगा। इट मीन्स वेपर प्रेशर depends upon A and B both, दोनों पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। तो इसके लिए हम रॉल्ट्स लॉ क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वेपर प्रेशर बी के भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं फॉर such solutions वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या इसको आप यूं कह दीजिए पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, जिसमें वेयर दिस पी ए इज वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए, ए के कारण जो वेपर प्रेशर है वो है पी ए, और एक्स ए जो है दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आप समझ गए होंगे कि ये जो पी ए है वो ए के कारण वेपर प्रेशर है, तो हम इसको पार्शियल प्रेशर भी कर सकते हैं। ये ए का पार्शियल प्रेशर भी हुआ। कहना ये चाहते हैं कि ये जो ए है मे बी कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। यह ए का भी पार्शियल प्रेशर कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम
कहते हैं कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स ए। तो हम यहाँ कांस्टेंट जो है क्या इस्तेमाल करें? तो आपको पहले ही बताया है कि सिंस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, अगर ए प्योर फॉर्म में होता, इज कांस्टेंट, so it can be used as the constant here। यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कांस्टेंट के जैसा कर सकते हैं। तो अब यह पी ए हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जिसमें पी नॉट ए जो हुआ ये प्योर ए का वेपर प्रेशर हुआ, पी नॉट ए जो हुआ ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक, ये एक इक्वेशन मिला हमको। ठीक जैसे इसकी बात हम लोग कर रहे थे ए की बात, वैसे ही वेपर प्रेशर में बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का बी के मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक इसी तरीके से ठीक ऐसे ही सिमिलरली अगर हम कहें कि वेपर प्रेशर ड्यू टू बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, जिसमें पीबी जो है, पीबी दिस इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी, यह बी के कारण है, और एक्स बी उसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन बी का है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी वेपर प्रेशर जो है वो बी कंपोनेंट बी पर डिपेंड करेगा और बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ भी वही बात हुई, ये पीबी को भी हम लोग कह सकते हैं दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी, यह बी का पार्शियल प्रेशर है। फिर यहाँ हम अगर हटाना चाहते हैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स बी, और इस कांस्टेंट के जगह पर फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इक्वेशन 6, जिसमें वेयर दिस पी नॉट बी ये जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर बी का यह वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। आप समझ रहे हैं कि वो किसी खास टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, इसलिए हम कांस्टेंट जगह पर इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। तो अब ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसका टोटल प्रेशर, नाउ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर अगर आप निकालना चाहते हैं पी टोटल, तो हो जाएगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यही तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है। दिस इज द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। और इसके मुताबिक, इसके अनुसार टोटल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा। अब इन दोनों को जोड़ देना है हमको, इन दोनों को सम कर देना है और जोड़ने से हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा जो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा ये हमको पता चल जाएगा। हेंस अगर हम इसको P टोटल निकालना चाहते हैं तो PA का वैल्यू लिख दीजिए, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, यही तो आया हमारा इक्वेशन। और आप जानते हैं बट जब दो ही कंपोनेंट हैं XA प्लस XB, ये तो 1 होगा, मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अब अगर आप निकालना भी चाहें तो XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। तो अब हम P टोटल अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा P नॉट 1 माइनस P नॉट A 1 माइनस 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं P नॉट A माइनस एक्स बी को कॉमन ले लीजिए, एक्स बी कॉमन ले लिया तो P नॉट A माइनस P नॉट B, यही एक एक्सप्रेशन मिला हमको। अब इसका हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो चूंकि हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है कि P A बराबर PA इज, सॉरी यहाँ तो लिखेगा नहीं, जैसे इक्वेशन है हमारा कि PA इज इक्वल टू P नॉट A प्लस एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसको मैं दूसरे पेज पर बनाकर दिखाता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कि ये जो हम लिखते हैं PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस 0, तो हम लिख ही सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में। मतलब यह है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें x और y को अगर हम प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इंटरसेप्ट 0 होगा, क्योंकि यहाँ c का वैल्यू 0 है तो ये ओरिजिन से पास करेगा और इसका जो स्लोप होगा वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर देगा, उसका जो स्लोप होगा वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर देगा। तो हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो देखिए हम इस पर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, इस पर मोल फ्रैक्शन लिया तो सॉल्यूशन है। तो अगर A का मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 कर देता हूँ तो इसका मतलब यहाँ प्योर A है। सॉल्यूशन में अगर A का 1 है तो B का 0, तो यहाँ केवल और केवल A है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ A घटते घटते मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर 0 हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B बढ़ के 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल A था, जैसे ही आप इसको हम कहेंगे कि A का मोल फ्रैक्शन था तो A का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे ये ग्राफ जाएगा। A का मोल फ्रैक्शन 0, A का मोल फ्रैक्शन बढ़ा तो ये वेपर प्रेशर बढ़ा, वैसे B का मोल फ्रैक्शन 0 तो यहाँ से 0, और मोल फ्रैक्शन B का बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया। तो ये जो इंटरसेप्ट बना वो किसका है? ये केवल और केवल A का है, P नॉट A। और ये जो बनेगा वो केवल और केवल P नॉट B होगा, ये B का वेपर प्रेशर होगा। और जब हम इसको
मिला दिए तो यही होगा P टोटल। ये मैंने लिखा कि चूंकि यहाँ केवल और केवल A है, इसलिए यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल किसके कारण होगा? A के कारण। प्योर A है, इसलिए ये P नॉट A हुआ, ये P नॉट B हुआ, और इसको हमने जब मिला दिया तो ये P टोटल हो गया। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? सोल्यूशन के लिए जिसमें दोनों के दोनों कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड है। हम उसे कंपोनेंट्स के लिए यहाँ रॉल्स लॉ डिफाइन कर रहे थे। अब हमको एक ऐसा सोल्यूशन कंसीडर करना है, दूसरा सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, फिर उसको भी हम लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से ही जानते हैं। तो वैसे सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ सकते हैं। और कैसे पढ़ सकते हैं ये देखिए। दूसरा सॉल्यूशन हुआ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो एक ऐसा सॉल्यूशन हमने लिया। तो सपोज कीजिए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने मिक्सचर डाला हुआ है, मिक्सचर डाला है, इसमें हमने डाला मिक्सचर ऑफ सॉलिड जो कि नॉन वोलेटाइल होगा, निश्चित रूप से सॉलिड नॉन वोलेटाइल इसमें डाला है, एंड लिक्विड जो लिक्विड डाला है वो वोलेटाइल है, उड़ने वाला है, इवापोरेट करने वाला है, ये वोलेटाइल। तो इसको ढक भी दिया। तो इसका जो इवापोरेशन होगा वो केवल किसका इवापोरेशन होगा? सॉलिड का तो होगा नहीं, इवापोरेशन केवल लिक्विड का होगा। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड ओनली टेक्स प्लेस। अब केवल लिक्विड का इवापोरेशन होगा। तो लिक्विड के इवापोरेशन में कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि वेपर फेज में, इन वेपर फेज ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर प्रेजेंट। केवल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे, उसमें दूसरे किसी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पर ही डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर जो होगा ऐसे सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस will depend upon the liquid, केवल अब लिक्विड पे डिपेंड करेगा। तो सपोज कीजिए कि वह लिक्विड जो है ए है, या लिक्विड, क्या हम उसको लिक्विड ही लिखेंगे? तो नाउ रॉल्स लॉ क्या लिखा जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, हम इसको कहेंगे सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट के क्यों? क्योंकि हमारा लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ये केवल और केवल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि P सॉल्यूशन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहा जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के
सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, तो हम लिख सकते हैं कि P सॉल्यूशन बराबर, फिर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा x सॉल्वेंट, और आप समझते हैं कि ये जो सॉल्वेंट है उसका प्योर सॉल्वेंट का अगर हम वेपर प्रेशर लिख दें तो वो कांस्टेंट होगा हेयर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट will be constant, so can be used as the constant। यहाँ हम कांस्टेंट के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो P सॉल्यूशन हो जाएगा, P सॉल्यूशन बराबर P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट। यही हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसमें P नॉट सॉल्वेंट जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, जो कि किसी खास टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा, और हम इसका यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब इसको अगर हम ग्राफिकली, ये मैं लिख देता हूँ कि दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये कहलाएगा। तो अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं तो फिर से ये इक्वेशन जो है देख लीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो इस पर हम मोल फ्रैक्शन ले लें, इस पर अगर हम मोल फ्रैक्शन ले लें, विजिबल नहीं हुआ, इस पर अगर हम मोल फ्रैक्शन ले लें, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, और यहाँ अगर हम वेपर प्रेशर ले लें सॉल्यूशन का, तो ग्राफ जो मिलेगा हमको, ये ग्राफ मिलेगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट का बढ़ेगा वैसे वैसे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, और यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको लेना पड़ेगा, ये ध्यान देना है चाहिए। यहाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने यूज़ करना है और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करना है, तो ये ग्राफ मिलेगा। और इसका जो स्लोप होगा, वो स्लोप देगा पी नॉट सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और इस तरह से हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर को कोरिलेट कर देते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए। ये हमेशा ध्यान देना होता है कि ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो केवल और केवल वोलेटाइल कंपोनेंट्स पे ही डिपेंड करता है। मैं यहाँ एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये जो वेपर प्रेशर है, जितने भी लिक्विड्स हैं प्योर लिक्विड, उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो डाटा अवेलेबल भी है, वो डाटा अगर लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो वो डाटा अवेलेबल भी होता है। तो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर की मदद से हम आसानी से ये जान जाते हैं कि वो लिक्विड कौन है। उसका डाटा रहता है, वेपर प्रेशर निकालेंगे और जिससे मैच करेगा वो लिक्विड वो होगा वो। तो इसमें हमको कोई परेशानी नहीं होती। हमको ये केवल ये बात दिमाग में सेट कर लेना है कि किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है किसी खास टेम्परेचर प्रेशर पे। ये जो वेपर प्रेशर की बात है, अब जरा समझिए कि हम ये वेपर प्रेशर पूरा का पूरा रिलेटेड होता है बॉइलिंग पॉइंट से। अगर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का है, मान लीजिए कि 0.5 atm है, तो उसके मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना है, तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको 1 atm से दबाए हुआ है, उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहता है, नहीं निकलने दे रहा है। तो अब क्या होगा कि अब हम उसको गर्म करेंगे तो उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, गर्म करने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ के जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बाहर जाने शुरू हो जाएंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बाहर जाने लगेंगे और उसी को कहते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि जब जिस टेम्परेचर पे
किसी भी खास लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, हम उस प्रेशर को, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आएगा। आगे टॉपिक्स आने वाले भी हैं कि जैसे ही हम किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड में थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए जो सलाइन वाटर होता है, जो मिनरल वाटर होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ये जो हम कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, सलाइन वाटर का नहीं। सलाइन वाटर होगा उसमें, अगर मिनरल वाटर है तो उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और उसका कारण आपको अगले टॉपिक में समझाया भी जाएगा। एक छोटी सी बात हम लोग पढ़ लेते हैं कि रॉल्ड्स लॉ इज द स्पेशल केस, रॉल्ड्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। देखो तो इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ में क्या कहता है कि पी सॉल्यूशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स सॉल्वेंट के या वोलेटाइल कंपोनेंट के। फ्रॉम हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ आप ऐसे भी कह सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स सॉल्वेंट के, एक्स के, हाँ ठीक है। हेनरीज लॉ कहता है कि ये जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों का लगभग सेम है। वहाँ हम कहते हैं कि गैस का जो वेपर प्रेशर वो पार्शियल प्रेशर है। इन हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ talks about partial pressure of gas, partial pressure of gas, while Raoult's law tells about द वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर की बात करता है और वो पार्शियल प्रेशर की बात करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रॉल्ड्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। हेंस इट इज सेड दैट रॉल्ड्स लॉ Raoult's law is the special case of Henry's law, या Henry's law is the special case of Raoult's, एक ही बात हुई। तो ये बात है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि वेपर प्रेशर और रॉल्ड्स लॉ जो वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करता है, क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप बताता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड वेपर प्रेशर में जो रिलेशनशिप बताता है। अब ये रॉल्ड्स लॉ का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वहाँ हम लोग ये समझेंगे जैसे कि गैस में आपने आइडियल गैस और रियल गैस पढ़ा, नॉन आइडियल गैस पढ़ा, वैसे यहाँ भी आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। और उसके बात करने का जो हमारा बेसिस होगा वो बेसिस होगा रॉल्ड्स लॉ।
बात करेंगे कि वैसा सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ओबे करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, और उसमें जो डेविएशन होता है वो आइडियलिटी से जो डेविएट करते हैं सॉल्यूशन उसके कारण भी चर्चा करेंगे। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन सब चीज़ आपको वहाँ समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि हमारे नए व्यूअर्स से कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक देना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ें और बाकी लोगों को भी इससे लाभ पहुँचे। और ये पूरा चैनल जो है वो फ्री टू एक्सेस, ये एकदम से फ्री है, आप इसको फ्रीली देख सकते हैं बिना कोई पेमेंट किए हुए। तो इससे आप लाभ उठाएं, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।